गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूं फार्मूला के लेक्चर को। पिछले वीडियो में इसके पिछले वीडियो में 18th लेक्चर हुआ इस चैप्टर का, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th का, और उसके 18वें लेक्चर में हमने फार्मूला की बात की थी और फार्मूला में बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स है उसका फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, लिखने का मेथड क्या है। उसमें मैंने ये समझाया कि हम रेडिकल का कंसेप्ट समझते हैं, वैलेंसी का कंसेप्ट समझते हैं, रेडिकल्स की वैलेंसी होती है और उस वैलेंसी और उसके सिंबल के बेसिस पर हम बड़े आसानी से आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिख डालते हैं। तो ठीक है, हमने फार्मूला लिखने का एक मेथड सीख लिया था और उसके बेसिस पर हम फार्मूला लिखने भी लगे थे। आज हम बात करते हैं कि अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो किसी ऐसे कंपाउंड का जो आयनिक नहीं है, आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, वो कोवैलेंट कंपाउंड है और उसमें तो कोई रेडिकल होगा नहीं, उसकी कोई वैलेंसी होगी नहीं, तो हम उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो हम बात करना चाहते हैं कि फार्मूला ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, फार्मूला ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड्स का हम फार्मूला निकालना चाहते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए हमें फार्मूला लिखना है मीथेन का। सपोज वी हैव टू राइट द फार्मूला ऑफ मीथेन, फार्मूला ऑफ मीथेन। तो देखिए, हम आपको समझाना चाहते हैं, बड़ा मैंने कहा था कि इलेबोरेटिव ढंग से हम लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। मीथेन का फार्मूला अगर लिखना होगा तो कोई भी आदमी एक अंदाज़ा लगाए कि यह एक हाइड्रोकार्बन है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका फार्मूला CnH2n+2 के फॉर्म में होगा। और IUPAC का जो रिकमेंडेशन है कि अगर एक कार्बन हो तो उसके लिए हम वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं मीथ, उसके बेसिस पर कोई आदमी इसका फार्मूला CH4 लिख देगा। लेकिन अगर हम ये नहीं जानते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है, मीथेन एक कंपाउंड है, हम नहीं जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसका फार्मूला निकालने के लिए हमें जो प्रोसीड्यूर्स अपनाने होंगे, जो इन्फॉर्मेशंस हमको चाहिए, वो चाहिए कि सबसे पहले द एलिमेंट्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट मस्ट बी नोन। जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है वो हमको मालूम होना चाहिए और यह मालूम होता है दिस कैन बी नोन बाय द एलिमेंटल एनालिसिस। मैं आपको समझाता हूं कि यह एलिमेंटल एनालिसिस क्या है। यह एलिमेंटल एनालिसिस से हमें मिलेगा। एलिमेंटल एनालिसिस क्या है? एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब हुआ हम किसी भी दिए हुए कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, यह पता लगाने के लिए उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और बड़ा आसान होता है ये काम। सपोज कीजिए कि हमने किसी कंपाउंड को जलाया और उससे कुछ गैस निकला, उस गैस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, इसका मतलब है कि वह जो कंपाउंड है उसमें निश्चित रूप से कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ठीक वैसे ही अगर हम उसमें हाइड्रोजन का टेस्ट करना चाहते हैं, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने जलाया है, तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन जलेगा तो वाटर बनाएगा, हाइड्रोजन जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वाटर बनाएगा। तो उस वाटर का टेस्ट कर लेना। वाटर का टेस्ट कैसे करेंगे? तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है वो कलरलेस होता है, उसको रख देंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, और जब उससे वेपर निकलेगा और उसमें कॉपर सल्फेट के ऊपर से पास होगा
तो वाइपर के कारण जैसे वो रिएक्ट करेगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब करेगा और उसका कलर ब्लू हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि उसमें हाइड्रोजन भी है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसीड्योर को, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को अपना के का इस्तेमाल करके हम ये मालूम कर लेंगे कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो उस टेक्निक का नाम है एलिमेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पर एलिमेंटल एनालिसिस से यह पता चलेगा कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है। तो हमको पता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। दूसरा कि जब उसमें एलिमेंटल एनालिसिस हमने किया तो एलिमेंट के बारे में पता चला, तो दूसरा काम हमको करना है कि द परसेंटेज ऑफ specific element must be known। अब उसका परसेंटेज हमको मालूम होना चाहिए कि कार्बन, अगर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन का कितना परसेंट है और हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, ये परसेंटेज हमको मालूम होना चाहिए। तीसरा कि हम लोग करेंगे क्या, बाय simple calculations the simplest ratio between the constituents is डिटरमिन्ड। कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो बड़ा आसानी से, हम आपको अभी कैलकुलेशन दिखाएंगे, उस कैलकुलेशन से हम उनके बीच का जो रेशियो है वो डिसाइड कर लेंगे। रेशियो डिसाइड करने के बाद नाउ वी कैन कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। हमको एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो जाएगा। आपको मैंने बताया है पहले ही कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो हमें पता चल गया तो हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल देंगे। लेकिन अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, टू नो द मॉलिक्यूलर फार्मूला, the molecular mass must be known। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए, तभी जाके हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएंगे। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए। तो आप जानते भी हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, और जिसमें n मैंने बताया हुआ है, n जो है वह मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इसका मतलब हमको मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए। और आपको मैं बता भी देता हूं कि आजकल एक नया टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी थ्रू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर मास कैन बी डिटरमिन्ड। मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। तो बस कुल मिलाकर मोटा तौर पे कहना ये है
कि यही प्रोसेस है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिसाइड करने का, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का। किसी भी मॉलिक्यूल का हम अगर एलिमेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और उस एलिमेंट के परसेंटेज को मालूम कर लेते हैं, हम आपको अभी एग्जाम्पल से दिखाएंगे। आज हम केवल फार्मूला की ही बात करने वाले हैं, 2-4 एग्जाम्पल अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ वाले डिस्कस करेंगे, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हमें इतना ही करना है। और आपको मैं बता दूं कि जो भी डाटा होगा वो डाटा दिया गया रहेगा, ये काम करना नहीं हमको, ये डाटा दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज हमें दिया रहेगा और हमको केवल उसका कैलकुलेशन करके फार्मूला निकालना होता है। लेकिन उसमें होता क्या है प्रोसेस, ये मैंने आपको समझा दिया कि हमें अगर फार्मूला डिसाइड करना है तो हमको उसके परसेंटेज कंपोजिशन को पता करना होगा, उसके एलिमेंटल एनालिसिस करने पड़ेंगे। अगर हमें दे दिया गया कोई कंपाउंड, कोई पाउडर दे दिया गया, कोई सैंपल दे दिया गया, कहा जाए कि इसका फार्मूला आप डिसाइड करें, तो हम उसका फार्मूला डिसाइड कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अब एक इसी से सवाल हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि एनालिसिस shows that a compound is made up of कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन इज कार्बन 75% एंड हाइड्रोजन 25%। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है हमको। ठीक है, सवाल है। इस सवाल से हमको इस डाटा के बेसिस से हमको एक फार्मूला डिसाइड करना है। तो देखते हैं इस फार्मूला को कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको देखते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। तो ये एक बेसिक बात हुआ, इस बेसिक बात को समझना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाएंगे, इसमें नए नए सवाल को सॉल्व करेंगे, उतनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएगी, अलग अलग संभावनाएं समझ में आएंगी। हम कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहते हैं, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन हम आपको समझा रहे हैं। हमें करना है, एक टेबल बना लेना है जिसमें हम यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स। नेम क्यों लिखें, सिंबल से काम चल जाएगा। एलिमेंट, उसके बाद उसका परसेंटेज, उसके बाद परसेंटेज बाई एटॉमिक मास, और यहाँ हम लोग रेशियो निकालते हैं। इसको समझना है। एलिमेंट हमारा है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज 75% है और हाइड्रोजन का परसेंटेज 25% है, ठीक है। तो परसेंटेज हो गया 75 और कार्बन का एटॉमिक मास 12, परसेंटेज हो गया 25, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ये होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 छक 72, 6.25 आएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 आएगा। तो अब हमें इसमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए करना क्या होता है कि जो सबसे छोटा हो, इन दोनों भागफलों में से जो सबसे छोटा हो उससे हम सभी को भाग दे देते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे छोटा कौन है? 6.25। तो 6.25 बाई 6.25 और यहाँ 25 बाई 6.25, यही करना है। तो ये 1 हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25, ये 4 हो जाएगा। ये आ गया। तो अब सिंपलेस्ट रेशियो जो निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो हुआ 1:4, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला इसका हो जाएगा
CH4, ये मीथेन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये इंपीरिकल फार्मूला हुआ, हम इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम तब कह सकते थे जब हमको मॉलिक्यूलर मास मालूम होता, लेकिन अभी में मॉलिक्यूलर मास दिया ही नहीं है, तो हम केवल इंपीरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई। अब इसी से रिलेटेड एक हम दूसरा सवाल ले सकते हैं। दूसरा सवाल ले सकते हैं, दूसरा सवाल ले सकते हैं कि उसमें हम मॉलिक्यूलर मास को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमको मॉलिक्यूलर मास पता होगा तो इंपीरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। देखिए दूसरा सवाल हम लेते हैं। इन ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड है। कार्बन का परसेंटेज है 92.4% और हाइड्रोजन का परसेंटेज 7.6%। तो कहता है इसका इंपीरिकल फार्मूला निकालिए। कैलकुलेट द इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है, ये तो बात ठीक है, निकाल लेंगे। कहता है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब तो इंपीरिकल निकाल लिया। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ molecular mass is 78 ग्राम, या यूँ जो भी कहिए 78 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। तो हमको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो फिर वही करना है, हमको टेबल बनाना है। एक टेबल में यही एलिमेंट लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, फिर उसके बाद रेशियो डिसाइड कर लेंगे। तो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक बात है। इसका परसेंटेज 92.4 और इसका परसेंटेज 7.6 परसेंटेज हो गया। 92.4 बाई कार्बन का एटॉमिक मास 12, 7.6 बाई 1, तो 12 सते 84, 7.6 ये आएगा। आप डिवाइड कर लीजिए, तो दोनों तो बराबर ही है, तो सब भाग दे दीजिए। 7.6 में 7.6 से तो ये 1 आएगा, 7.6 बाई 7.6 ये भी 1 आएगा। तो रेशियो जो हुआ, द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये तो हुआ 1:1। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला हो जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला CH, इसका इंपीरिकल फार्मूला CH हो जाएगा। ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला निकालिए। अब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो आप जानते ही हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है इंपीरिकल फार्मूला इंटू n। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है इंपीरिकल फार्मूला इंटू n, और n निकालना है। n होता है मॉलिक्यूलर मास बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 78 और इंपीरिकल फार्मूला मास 13।
तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 6। अब देखिए हम इसका अब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं, और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा एम्पिरिकल फार्मूला CH × 6, और वो हो जाएगा C6H6। वह मॉलिक्यूल बेंजीन है। और इस तरह से हम लोगों ने फार्मूला निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपने देखा ना, इस एग्जाम्पल के मदद से हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि पॉसिबिलिटीज अलग अलग आएंगी और उस पॉसिबिलिटीज को कैसे हैंडल करना है ये समझना है हमको। फार्मूला निकालने में बहुत सारी बातें आएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिसमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज हमें निकालना है और तब फार्मूला डिसाइड करना है। तो परसेंटेज निकालने वाला एक देख लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें परसेंटेज हमें खुद से निकालना पड़े, परसेंटेज दिया हुआ नहीं रहेगा। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन है कि ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ए वेल्डिंग fuel gas contains carbon and hydrogen ये सवाल है। मैं आपको 2-4 पॉसिबिलिटी दिखा देना चाहता हूँ। हाइड्रोजन ओनली मतलब इसमें दूसरा कुछ नहीं है। बर्निंग a small sample of it in oxygen, burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide of CO2, 0.690 gram of water and no other products, कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं मिलता है। A volume of 10 liter, a volume of 10 liter at STP कह रहा है, आपको याद समझ में आ गया होगा। of this welding gas, this welding gas found to weigh is found to weigh 11.6 gram, 11.6 gram। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, एक में है एम्पिरिकल फार्मूला, दो में है मोलर मास ऑफ द गैस, और तीसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कहना ये है कि इसको पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई गैस है
वेल्डिंग गैस, और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है ना। इसको जलाते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर मिलता है। तो इतना पहले काम हम लोग कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन इसका हम निकालना चाहते हैं। बर्निंग ऑफ कंपाउंड गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ CO2। चलिए ठीक बात है। ये जो CO2 है, इन 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज देयर। 12 ग्राम कार्बन। तो कार्बन का अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, कार्बन का अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो देखिए, पहले तो हमको निकाल लेना होगा कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, और हमारे पास CO2 कितना है? 3.38। 3.38 में कितना होगा? CO2 में कितना होगा? तो 12 इंटू 3.38 बाई 44। इसको सॉल्व करने से आता है 0.92 ग्राम कार्बन है। ठीक है, 0.92 ग्राम कार्बन है। अब ठीक वैसे ही हम लोग हाइड्रोजन की बात कर लेंगे। हाइड्रोजन की बात करेंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन उसमें कितना होगा? तो 18 ग्राम हाइड्रोजन में, वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, उसका मोलर मास 18 गुना 0.690। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आता है 0.077 ग्राम। तो इतना ग्राम हाइड्रोजन हुआ और इतना ग्राम कार्बन हुआ, तो टोटल कंपाउंड कितना हो गया? टोटल मास ऑफ कंपाउंड, उस मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? 0.92 प्लस 0.077। इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज अगर हमको निकालना हो तो कार्बन कितना ग्राम है? 0.92 बाई टोटल मास कंपाउंड का कितना है? 0.92 प्लस 0.077, और 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, और ये परसेंटेज हुआ है 92.2%। 92.2%। तो हाइड्रोजन का निकालने की ज़रूरत नहीं है, 100 में से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज अब हम निकाल लेते हैं, तो 100 माइनस 92.2, तो ये हो जाएगा 7.8% हो जाएगा। अब आपने ऐसा एक सवाल बनाया था जस्ट बेंजीन वाले केस में, तो अब इसका हम जब परसेंटेज हमको पता चल गया तो हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। एलिमेंट परसेंटेज, परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट और रेशियो, यही तो निकालना है। तो एलिमेंट कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, परसेंटेज है 92.2 और इसका 7.8, तो 92.2 बाई 12 और 7.8 बाई 1, तो ये हो जाएगा 7.6, 7.8, तो 7.6 से दोनों में भाग दे देना है,
7.8 बाई 7.6 तो लगभग बराबर 1 के आएगा। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो हम निकाल देंगे, सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन एंड हाइड्रोजन का, तो 1:1 आएगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी कह देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला भी कह देंगे, और वो हो जाएगा CH। ये हमने पहला पॉइंट एम्पिरिकल फार्मूला निकाल दिया। तो देखिए, मैं ये सवाल इसलिए लिया है मैंने कि आपको इससे कंसेप्ट मिलेगा कि हम कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज आसानी से निकाल दिया, और परसेंटेज जब मालूम हो गया तो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो गया। अब इसमें एक हमको अपना कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं यहाँ सॉल्यूशन इसको मिटा लेता हूँ, और इसमें कंसेप्ट ये अप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। दूसरा जो सवाल पूछ रहा है कि इसका मोलर मास निकालिए, मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास मोलर मास। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कहता है कि 10 लीटर STP पर, हम जानते हैं एवोगाड्रोज लॉ से, फ्रॉम एवोगाड्रोज लॉ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP लगभग 22.4 लीटर। ये NTP पे होता है, STP पे 22.7 होता है, तो हम 4 ही लेते हैं, इससे भी आंसर वही आएगा। 1 मोल गैस का STP पे 22.4 लीटर, और हमारे पास 10 लीटर का वॉल्यूम दिया है, तो 22 नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा गिवन वॉल्यूम 10 लीटर बाय मोलर वॉल्यूम 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स जो निकालेंगे, ठीक बात है, ये निकाल लिया हमने। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, गिवन मास बाई मोलर मास बराबर 10/22.4, और गिवन मास तो हमको पता है 11.6 दिया हुआ है इसका वॉल्यूम मास, बाई मोलर मास इज इक्वल टू 10/22.4। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो इससे हमको मोलर मास निकल जाएगा। नाउ मोलर मास निकालिएगा तो आएगा 26 ग्राम। इसको सॉल्व कीजिए, मोलर मास 26 ग्राम आएगा इसका। अब इस तरह से हमने अपने एक मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल किया और इसका मोलर मास निकाल दिया। और जब मोलर मास निकाल दिया तब तो आप समझ गए होंगे कि हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आसान हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला पता है, एम्पिरिकल फार्मूला जब पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल देंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर CH एम्पिरिकल फार्मूला इंटू N, एंड N बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास 26 बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास 13 2। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये हो जाएगा CH इंटू 2, तो C2H2, यही है वो गैस। तो कितना आसान हुआ, केवल इसमें कैलकुलेशन है और हमको उसका कंसेप्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास कंसेप्ट है तो हम बड़े आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कभी कभी होता क्या है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रेटेड होते हैं। हाइड्रेटेड कंपाउंड्स में कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिए कि हम वैसे कंपाउंड्स को, वैसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। तो वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक उस तरह का एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम लेना पड़ेगा, और वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है। मैं आपको ये पॉसिबिलिटीज इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे उसको देख कर, ये जो सवाल मैंने भी सॉल्व करा है, ये सवाल NCERT की एक्सरसाइज का है, और
आप इसको समझ गए और इससे रिलेटेड इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पाथवे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो इसलिए मैंने अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है, आपके सामने आपके साथ डिस्कस कर लेना है कि आपको इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब एक और भी तरह का प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्या माजरा है, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गर्म करेंगे तो वो इवापोरेट कर जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसको गर्म करेंगे तो उसका वाटर उड़ जाएगा। तो उस डाटा का यूज हम फॉर्मूला निकालने में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होना चाहिए चौथा, चौथे तरह का एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं कि ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग rendered anhydrous loses 45.6% of its weight। मतलब अपने वेट का ये 45.6% लूज कर देता है। इसका परसेंटेज कंपोजिशन इस सॉल्ट का देख लीजिए। कहता है कि पोटेशियम जो है वो है 15.1%, एल्यूमिनियम 10.5%, सल्फर 24.5% और ऑक्सीजन 49.6% ये कह रहा है। तो एनहाइड्रस सॉल्ट एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट का हमें कहता है कि फॉर्मूला निकाले। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट का हमें फॉर्मूला निकालना। एक तरह का ये प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं और इससे बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। एक अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जैसे सपोज कीजिए कि कॉपर सल्फेट है, हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। पहले हम हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस का मतलब समझा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होगा, एक लिख सकते हैं हाइड्रेटेड फॉर्मूला, तो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। ये जो वाटर है इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझिएगा, चूंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लिया है इसलिए हम इसको कहेंगे क्रिस्टलाइन साल्ट। इसका नाम होगा क्रिस्टलाइन साल्ट। और जब हम इसको गर्म करेंगे, देख लीजिए, जब इसको आप गर्म कीजिएगा तो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा ये, तो केवल बचेगा कॉपर सल्फेट और इसको कहेंगे हम एनहाइड्रस साल्ट।
आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉपर सल्फेट नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो ये एनहाइड्रस साल्ट हुआ, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर 18×90 ग्राम है, इसमें वही लूज करेगा। जब गर्म करेंगे तो ये कितना ग्राम लूज करेगा, 90 ग्राम। और उसका अगर 90 ग्राम कहता है कि 50% है, तो इसका मतलब है कि उसका मोलर मास दोगुना है। ये अलग बात हुई, डाटा जो दिया रहेगा उसके हिसाब से करेंगे। तो हमें ये केवल ये समझना है कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो हम अगर किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम गर्म करेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब आप गर्म कीजिएगा तो ये वाटर लूज करेगा, लूजेज H2O, और हमको मिलेगा एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट हमें मिल जाता है। तो अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए। जो कंपोजिशन दिया हुआ है ऑफ इट्स वेट, परसेंटेज दिया हुआ है, ये एनहाइड्रस साल्ट का दिया है, मतलब इसमें वाटर नहीं। अगर वाटर होता तो हाइड्रोजन भी दिया रहता, ऑक्सीजन भी दिया रहता, लेकिन ये केवल क्या दिया है इसमें, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, वाटर नहीं है इसमें। ये एनहाइड्रस साल्ट का कंपोजिशन है। तो फिर वही बात, एक टेबल बनाना है, एलिमेंट परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट, और तब रेशियो निकाल देना है। एलिमेंट है पोटेशियम, एल्युमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसका है 15.1, इसका है 10.5, सल्फर है 24.5 और ऑक्सीजन है 49.6। तो 15.1 बाई पोटेशियम का 39, 10.5 एल्युमिनियम का 27, 24.5 सल्फर का 32, 49.6 ऑक्सीजन का 16। इन सबों का वैल्यू मुझे पता है, 0.38, ये है 0.38, ये भी है 0.38, ये है 0.775 और 3.1, 0.775 और ये है 3.1। तो इसमें जो सबसे छोटा है हम उससे सबको भाग दे देंगे, तो ये आएगा 0.38 बाई 0.38 बराबर 1, 0.38 बाई 0.38 इज इक्वल टू 1, 0.775 बाई 0.38, तो आप समझ गए होंगे ये 2 आएगा। और ये 3.1 बाई 0.38, तो ये 10 के आसपास आना चाहिए। 8.1 है, ये 8.1 है, तो 8.1 को 1 ही मान लेंगे हम। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला आप समझ गए होंगे सिंपलेस्ट रेशियो से, KAlS2O8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KAlSO4 का होल 2, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये एनहाइड्रस साल्ट का फॉर्मूला हुआ, यही फॉर्मूला निकला हमारा Kal। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कहीं इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास जोड़िएगा तो 39 प्लस एल्युमिनियम का आ जाएगा 27 प्लस सल्फेट का 96 इंटू 2, सबको जोड़ा जाएगा तो आता है 258 इतना ग्राम आया। ये एनहाइड्रस साल्ट है। कब मिला है?
जब इसको हमने गर्म किया है। तो अब सपोज कीजिए कि जो हाइड्रेटेड साल्ट था, हाइड्रेटेड सॉल्ट जो था उसका फॉर्मूला हुआ KAlSO4 का होल 2 इंटू XH2O, यही हुआ हाइड्रेटेड सॉल्ट। कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ से मिटाता हूँ। अब इसमें बड़ा आसान हो जाएगा निकालना। तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट, सॉरी, मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। देखिए हाइड्रेटेड साल्ट का मोलर मास कितना हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला का तो 258 है, उसमें XH2O तो हो जाएगा 18X। तो ये टोटल मास हो गया हाइड्रेटेड साल्ट का। तो कहता है कि जब आप इसको गर्म करते हैं ऑन हीटिंग इट लूजेज 45.6% ऑफ इट्स वेट। तो इसका मतलब हुआ कि 258 प्लस 18X जो टोटल मास है इसका 45.6/100 यही ना वाटर के बराबर है, मतलब 18X के बराबर है। अब इससे हम X निकाल लेंगे। X जब सॉल्व करते हैं तो आता है 12, X का वैल्यू आता है 12। अब फॉर्मूला क्रिस्टलाइन साल्ट का, फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट ये हो जाएगा KAlSO4 का होल 2 इंटू 12H2O। तो ये जो फार्मूला निकाला हमने, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज आएगी। जितने ज़्यादा आप सवाल बनाएंगे उतनी अधिक पॉसिबिलिटीज आएंगी। ये कुछ कॉमन पॉसिबिलिटीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और मैं समझता हूँ कि आपको इससे बहुत आइडिया मिलेंगे, बहुत आइडियाज़ इससे आएंगे आपके दिमाग में। और अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो बहुत सारा कंसेप्ट भी क्लियर होता जाता है। मैंने ये 3-4 सवाल आपके सामने इसलिए बनाया कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो, आप में कॉन्फिडेंस जगे, बढ़े आपका कॉन्फिडेंस और आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में सॉल्व करना सीखें। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पूछा जाता है कभी कभी। तो IITs के एग्ज़ाम में भी, मेंस के एग्ज़ाम में पूछ देता है कि आप इसका फार्मूला बताइए। कई बार देखा है कि सेट में कभी रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रहता है, या बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कभी। बोर्ड के एग्ज़ाम में सीधे फार्मूला निकालना नहीं पूछेगा उसका, लेकिन एप्लीकेशन रहेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइएगा तो सीधे से डाटा दिया रहेगा, फिर कहेगा कि ये टेस्ट देता है, वो टेस्ट देता है, आप उसका प्रॉपर्टीज डिसाइड कीजिए। तो ये सारी की सारी बातें तो हैं और आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएं इससे रिलेटेड मॉलिक्यूलर फार्मूला से। एक रिक्वेस्ट फिर से आज वीडियो के अंत में कर दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और जिससे कि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। ये वीडियो जो हमारा चैनल है वो पूरा का पूरा फ्री टू एक्सेस है। आप इसको फ्रीली, आप एकदम बिना किसी पेमेंट के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और लाइक बटन देना ना भूलें। समझिए कि उस आपका जो लाइक है वही हमारा पेमेंट है, और लाइक बटन देना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो इस तरह से ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपके पास आएंगे और वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बड़ा ही लाजवाब चैप्टर है और बड़ा ही एक यूँ कहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरे केमिस्ट्री का रीढ़ का हड्डी होता है, बैकबोन होता है। उसी से सारे के सारे प्रिंसिपल थियोरीज निकलते हैं, लॉज निकलते हैं, और जितनी भी बातें आप पढ़ते हैं उसमें से 50% कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आपको केमिस्ट्री का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बहुत लाजवाब, बहुत ही बैलेंस चैप्टर है। उसके बिना ना आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ सकते हैं, ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो बड़ा ही काम का चीज़ है वो,
एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उस चैप्टर को अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। नए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वही एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से भेंट होगी। धन्यवाद।